मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अशोक सिंघल वेद विज्ञान की संगोष्ठी में लिया हिस्सा। कहा, आजादी से पहले खंडित किए गए वेद विज्ञान को आगे लाया जा रहा है। कुरुक्षेत्र के गीता महोत्सव में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने लिया हिस्सा। गीता पाठ कार्यक्रम में 18,000 बच्चों ने किया गीता श्लोक। 75,000 विद्यार्थियों ने किया ऑनलाइन गीता पाठ। हरियाणा के ज्योतिसर के पौराणिक वट वृक्ष का मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किया पूजन। भगवान श्री कृष्ण के विराट स्वरूप स्थल का भी लिया जायजा। अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। वंदे मातरम, मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। हमारे खास बुलेटिन हरियाणा हलचल में आपका स्वागत है। इस खास बुलेटिन में आपको हरियाणा की प्रगति की खबरों से हम अवगत कराएंगे। इसमें देखेंगे आप बदलते हरियाणा की झलक। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज नवनिर्वाचित पंच और सरपंचों को शपथ दिलाई। समस्त प्रदेश के पंचों से वर्चुअली रूप से पहले तो मुख्यमंत्री ने हालचाल जाना, फिर शपथ दिलाने के साथ जनता के प्रति काम करने का वचन भी लिया। इस दौरान पंचायती मंत्री समेत कई आलाधिकारी मौके पर मौजूद रहे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि अगर गांव से ही प्रदेश का असली विकास होता है। जो यूनानिमसली चुने गए, जहां केवल एक ही नॉमिनेशन प्राप्त हुआ, ऐसी भी बहुत बड़ी संख्या इन 71,600 में से 40,500 लोग ऐसे थे, लगभग 60% हम कह सकते हैं कि जो यूनानिमसली चुनाव हुआ, ये हमारे एक लोकतंत्र की एक बहुत बड़ी ताकत है कि गांव में लोग सहमति से और इसको खड़ा करते हैं। इस प्रकार जो चुनाव की बाकी सीटें बची हैं वो 29,474 बची और सभी जो कैंडिडेट जिन्होंने कंटेस्ट किया वो 85,127 थे। 1,770 ऐसी सीटें जो खाली रह गई हैं किन्हीं कारणों से, और उनका चुनाव ये भी बाद में कराया जाएगा। मैं ऐसा मानता हूं कि पंचायती राज से बड़ा कोई चुनाव, और खास करके अपने देश में जैसा होता है, इससे और कोई बड़ा चुनाव कहीं होता नहीं है। उदाहरण के लिए 2016 के चुनाव के बाद मुझे चीन जाने का मौका मिला, और जब मैं चीन में गया तो वहां की सरकारी प्रतिनिधियों से जब बातचीत हुई तो बातचीत डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र पर चली। और उन्होंने जब उनको बताया हमने कि 2016 में लगभग 70,000 वार्डों के हमने चुनाव कराए हैं और लाखों लोगों ने भाग लिया है, लगभग 1 करोड़ लोगों ने मतदान किया है, वो एकदम हैरान हुए कि इतना बड़ा कार्य शांतिपूर्वक बिना किसी विघ्न के, किसी बड़ी अलोकप्रिय कोई घटना हो ऐसा भी नहीं हुआ। तो इतने बड़े चुनाव को एक साथ करके वो यहाँ की ताकत को और उन्होंने भी सराहा था। तो मेरा ये कहने का भाव है कि हमारी जो पंचायतों की ये गौरवशाली एक परंपरा, ये आज की नहीं है, ये सदियों पुरानी है। क्योंकि पंचायती तौर पर ही ग्रामीण क्षेत्र, उसका जो सहजीवन होता था, उसमें बहुत प्रकार के फैसले ये ग्रामीण स्तर पर भी हो जाते थे। तो उसी प्रशासन पद्धति में, यानी एक प्रकार से पंचायती जो तंत्र था, इसका उल्लेख हमारे ऋग्वेद में भी, अर्थवेद में भी मिलता है। पंचायती राज जो संस्थाएं हैं, ये हमारी राष्ट्रीय एकता, अखंडता, सुशासन, इसका एक प्रकार से रक्षा कवच है। तो हम अपनी जो न्यायप्रियता है, इसके कारण से हम पंच परमेश्वर नाम भी पंचायतों को हमने दिया है। तो इसलिए एक बहुत महत्वपूर्ण ये विषय है। मैं इसको गांव की सरकार मानता हूं। ठीक है कि देश में पिछले 8 वर्षों से केंद्र में श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मोदी सरकार इस नाते से अच्छा कार्य कर रही है। हम लोग भी इस नाते से पिछले 8 वर्ष से जो जनहित के कार्य हैं, एक के बाद एक नया व्यवस्था परिवर्तन का काम करके जनता के हित की ओर आगे बढ़े हैं। और मुझे लगता है कि जनता में उस प्रकार का एक संदेश भी है कि सरकारों के अच्छे काम ये हो रहे हैं। लेकिन केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार के सब काम वो स्थानीय सरकारों के माध्यम से ही होते हैं। जब तक स्थानीय सरकारें हमारी सशक्त नहीं होंगी, तब तक उसके परिणाम भी अच्छे निकल नहीं सकते हैं। तो इसलिए जो गांव की सरकार है, इसका चुनाव आज संपन्न हुआ है। शहरों के चुनाव के पिछले कुछ समय पहले शहरों की जो सरकारें हैं वो भी बन गई हैं। तो स्थानीय निकाय की सब चुनाव सरकारें, चुनी हुई सरकारें, ये अच्छे प्रकार से काम करें, इसके लिए हम भी वचनबद्ध हैं। हमने बहुत इसके लिए संघर्ष किया, लड़ाई लड़ी कि हमारी पंचायतें कैसे स्वच्छ छवि की पंचायतें बने, कैसे इनकी समझ बढ़े। आपको ध्यान है कि 2015 में हमने एक पंचायती राज अधिनियम में अपने यहाँ संशोधन किया था, और उसके अंदर ये कहा था कि सर्वोच्च यानी जनहित की के अंदर काम करने वाली जो सरकार हो वो स्वच्छ छवि की हो, पढ़ी लिखी हो। और पढ़े लिखे होने का जो प्रावधान था, इसको बहुत लोगों ने चैलेंज भी दिया, और चैलेंज को आखिर
सुप्रीम कोर्ट तक ये लड़ाई हमको लड़नी पड़ी और सुप्रीम कोर्ट ने न केवल हमारे उस नियम को वैध ठहराया बल्कि दूसरे राज्यों को भी सलाह दे डाली कि हरियाणा के प्रकार से अन्य राज्य भी इस पथ पर अगर चलेंगे तो स्वच्छ प्रशासन देने में हमको बहुत बड़ा लाभ होगा। 50% पहली बार इस बार सुनिश्चित किया है। इसमें भी अभी तक महिलाएं 33% के आरक्षण के प्रावधान से चुनाव लड़ती थी, लेकिन इस बार 50% प्रतिनिधित्व उनको दिया है ताकि महिलाओं की भागीदारी भी ये पूरी हो। पिछड़ा वर्ग ए, इसमें भी पहली बार 8% का जो आरक्षण है इसका प्रावधान दिया गया है। हमने ऐसे जितने भी स्थानीय निकाय हैं उनकी वित्तीय शक्तियां ये कैसे बढ़े इसका भी विचार किया और इसमें जो अभी तक लागू नहीं होता था, खास करके राज्य वित्त आयोग और केंद्रीय वित्त आयोग, इनका जो पैसा है वो सीधा इन पंचायतों के खातों में कैसे जाए ये सुनिश्चित किया है। इसी प्रकार गांव की अपनी आय इनकम कैसे बढ़े। हमारे यहाँ जो स्टाम्प ड्यूटी का 2% का पैसा है उसमें 1% का पैसा सीधा पंचायतों को, पंचायत समितियों को और जिला परिषदों के खातों में जाएगा और शेष 1% जहां कम रहेगा वहां भी देने का प्रावधान हमने किया है। प्रदेश सरकार उन्हीं गांवों में और जिला परिषद पंचायत समितियों में पैसा 1% बांटेगी जहां की अपनी आय बहुत कम है ताकि विकास के काम में वो भी पीछे न रह सकें। हमने इसी प्रकार 2% जो बिजली के बिल हैं इसके ऊपर भी एक सेस लगाया है ताकि वो लाभ भी गांव की जो बिजली के खर्च हैं वो सारे उसमें से निकल सकें। तो हर बिल का 2% का पैसा वो भी सब गांव में जाएगा। इस बार जैसे पंचायतें सर्वसम्मति बहुत सी चुनी गई हैं, उनके लिए भी हमारे मंत्री जी ने जैसे बताया है, ग्राम पंचायत सर्वसम्मति से 11 लाख रुपया, सरपंच सर्वसम्मति से 5 लाख रुपया और पंच जितने भी सर्वसम्मति से चुने जाएंगे सबके 50-50 हजार रुपया और पंचायत समिति का सदस्य 2 लाख रुपए, जिला परिषद का सदस्य 2 लाख रुपए, ये प्रावधान भी हमने किए हैं ताकि ये पैसा गांव के विकास में सीधा सीधा काम आ सके। और देखिए कितना बड़ा लाभ गांव के लोगों ने इसमें उठाया है। जैसा बताया गया कि 40,000 से ऊपर लोग सर्वसम्मत चुने गए हैं और लगभग 300 करोड़ रुपया ये राशि ग्रामीण क्षेत्र के अंदर इस विकास के लिए उपलब्ध कराई जाएगी। मित्रों, गांव की एकता इसको भी हमको बनाकर रखना, सुनिश्चित रखना है। सामान्यतः पंचायतों के चुनाव में या कोई भी चुनाव हो उसमें कुछ गुटबंदी भी सामने कभी कभी आ जाती है। अच्छी बात तो यह है कि 60% सर्वसम्मति होने के बाद शेष 40% जो पंचायतें हैं उनकी ही ये चिंता का विषय हो सकता है। हरियाणा में हम सारे समाज को एक करके जैसा देखते हैं, बिना किसी भेदभाव के, कहीं से भी किसी भी पार्टी का, किसी भी विचारधारा का कोई विधायक चुन के आता है, हम वर्ष भर में अथवा 5 वर्ष के जो विकास कार्य हैं बिना किसी भेदभाव को वहां करते हैं। मेरा यही एक निवेदन आपसे रहेगा कि हम भी अपना जो चुनाव क्षेत्र है, चाहे वो पंचायत का, सरपंच का पूरा गांव होता है, बाकी सबके अपने अपने वार्ड होते हैं, अब आगे चल करके जिला परिषद पंचायत समितियों में चेयरमैन, वाइस चेयरमैन बनेंगे, उनका भी पूरा क्षेत्र, वहां की जनता उन सबको अपना परिवार माने और परिवार मान करके ही हम सबकी सेवा के भाव से और ये काम कर सकते हैं। सेवा का भाव ये मेरा एक दायित्व है, ये मेरा एक धर्म होना चाहिए। चुनाव होने के बाद मैं सभी का प्रतिनिधि हूं, न कि केवल उन लोगों का जिन्होंने जो वोट दिया है, नहीं दिया है। मैं प्रतिनिधि पूरी जनता का, पूरे क्षेत्र का हूं, इसलिए वहां के विकास के लिए, उनके हित के लिए लगातार संघर्ष करना ये मेरा दायित्व है। हमने सरकार से बहुत सी ऐसी योजनाओं का भी आगे बढ़ाने का काम किया है जिससे गांव का विकास हो सके। ऐसा कहा जाता है कि यानी विचारों के नाते, संस्कारों के नाते ग्रामीण क्षेत्र की जो आत्मा है वो बलशाली होती है और विकास के नाते अभी तक माना जाता है शहरों का विकास ये शायद ज्यादा होता है, लेकिन हम उस दिन को बहुत जल्दी प्राप्त करेंगे जब गांव का विकास भी शहर के विकास के बराबर हो जाए। हमारा लक्ष्य है कि सबको रोटी, कपड़ा और मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य और सम्मान, ये आवश्यकता सबकी पूर्ण होनी चाहिए। इस नाते से बहुत से काम ये हमने किए हैं। कुछ काम जरूर मैं गिनाना चाहूंगा, जैसे हर चुनी हुई जो हमारी संस्था है, ग्राम पंचायत है अथवा पंचायत समिति अथवा जिला परिषद है, इन सब के लिए अपने कार्यालय होने चाहिए। ग्राम सचिवालय की कल्पना हमने कुछ वर्ष पूर्व प्रारंभ की थी। बहुत गांव में स्वतंत्र ग्राम सचिवालय बन गए हैं और उन ग्राम सचिवालयों में ग्राम पंचायतों की बैठकें ये होनी शुरू हो गई हैं।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल अशोक सिंघल वेद विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विद्यालय में चल रही संगोष्ठी में हिस्सा लिए। इस दौरान मनोहर लाल ने कहा कि तुलना करके लोगों को समझाए कि कैसे हमारी प्राचीन शिक्षा पद्धति वर्तमान पद्धति से बेहतर है। आजादी से पहले खंडित किए गए हमारे वेद विज्ञान को अब आगे लाया जा रहा है। साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि आपातकाल की वजह से संघ का स्वयंसेवक बना था। हरियाणा सरकार एलोपैथी के साथ साथ आयुर्वेद को आगे बढ़ा रही है। वेदों पर शोध केंद्र स्थापित करना, वेद विश्वविद्यालय के लिए जमीन खरीदने, महर्षि वाल्मीकि के नाम पर कैथल में संस्कृत विश्वविद्यालय शुरू करना, माता मनसा देवी मंदिर परिसर में गुरुकुल शुरू करना, संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना जैसे कदम सरकार ने उठाए हैं। तो संगोष्ठी कार्यक्रम में मनोहर आगमन, देखिए वेद विज्ञान को लाया गया, ये सीएम ने कहा है। आपातकाल की वजह से संघ बना था, एलोपैथी के साथ साथ आयुर्वेद को आगे बढ़ाया, ये सीएम ने कहा। वेदों पर शोध केंद्र स्थापित किया गया, वेद विश्वविद्यालय के लिए जमीन खरीदी गई। हरियाणा सरकार ने जनहित के लिए काम किया है। तो आजादी से पहले वेद खंडित किए गए, ये सीएम ने कहा है। संगोष्ठी कार्यक्रम में मनोहर आगमन और देखिए तो हरियाणा के कुरुक्षेत्र से ये जानकारी आपको दे रहे हैं। संगोष्ठी कार्यक्रम में मनोहर आगमन, आपातकाल की वजह से संघ बना, ये सीएम ने कहा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल कुरुक्षेत्र के गीता महोत्सव पहुंचे। आपको बता दें कि गीता पाठ कार्यक्रम में 18,000 बच्चों ने सामूहिक रूप से गीता श्लोक का उच्चारण किया। इस दौरान ऑनलाइन माध्यम से जुड़े 75,000 विद्यार्थियों ने एक साथ गीता पाठ किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद, खेल मंत्री संदीप सिंह भी मौजूद रहे। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल का कुरुक्षेत्र दौरा, गीता महोत्सव में मनोहर ने शिरकत की। 18,000 बच्चों ने गीता पाठ किया, 75,000 विद्यार्थी एक साथ जुड़े। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गीता उपदेश की धरा ज्योतिसर में पौराणिक वट वृक्ष का पूजन किया। ज्योतिसर में हवन यज्ञ में डाली पूर्णाहुति। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने श्री कृष्ण के विराट स्वरूप स्थल का अवलोकन भी किया। स्थल के सौंदर्यीकरण के लिए अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। तो पौराणिक वट वृक्ष का मनोहर ने पूजन किया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश भी दिए। स्थल के सौंदर्यीकरण के लिए निर्देश दिए गए। तो पौराणिक वट वृक्ष का मनोहर ने पूजन भी किया। हरियाणा के ज्योतिसर से ये जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए। आज पूरे भारत में नेवी डे मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट करके शहीदों को श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि राष्ट्र की सागर संपदा एवं नागरिकों की सुरक्षा के प्रति अदम्य साहस एवं दृढ़ प्रतिबद्धता के साथ देश की रक्षा कर रहे नौसेना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो नौसेना दिवस की मनोहर ने बधाई दी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बधाई दी है। अदम्य साहस को सलाम, ये मनोहर ने कहा है। समस्त देशवासियों को बधाई। तो अदम्य साहस को सलाम, ये सीएम ने कहा है। समस्त देशवासियों को बधाई भी दी है। यहाँ रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।